हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने चल रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास की श्रृंखला में 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। आज अपना विषय है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एटीन 1833 का चार्टर क्या था और इसके प्राविधान क्या थे। 1833 में जो चार्टर आया उस पर किसका प्रभाव था और ये 33 में ही क्यों आया। आइए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, इससे पहले जो चार्टर आया था वो 1813 का था और उसमें इस समय प्राविधान किया गया था कि हर 20 वर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार चार्टर लाएगी भारत के शासन के बारे में। तो प्रत्येक 20 वर्ष के बाद ऐसे चार्टर्स आने थे। तो नए चार्टर का समय 1813 के बाद 20 वर्ष जोड़िए तो 1833 हो रहा था। तो 1833 वो ईयर था जब चार्टर का नवीनीकरण होना था, इसलिए 1833 में चार्टर लाया गया। और जिस समय चार्टर लाया गया, संयोगवश उस समय जो ब्रिटेन की संसद थी उस पर लॉर्ड ग्रे, जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, तथा वहाँ जो विग था, विग का अर्थ होता है ऐसे राजनीतिक लोग जो पार्लियामेंट की शक्ति को बढ़ाना चाहते थे तथा रॉयल पावर को कम करना चाहते थे, उनका दबदबा था। तो प्रधानमंत्री ग्रे और उनका सहयोग करने वाले ऐसे पॉलिटिशियंस जो पार्लियामेंट को इंपावर करना चाहते थे, उनका दबदबा था। संयोगवश जिस समय इस चार्टर के नवीनीकरण का समय था, वो समय ब्रिटेन के लिए एक ऐसा समय था जब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड ग्रे। इनका समय है 1830 से 34 और इनके ऊपर विग का प्रभाव था। विग का अर्थ होता है ऐसे पॉलिटिशियंस जो पार्लियामेंट की पावर को इंक्रीज करना चाहते थे और रॉयल पावर को कम करना चाहते थे। तो उस समय ग्रे के साथ इन विग का सहयोग था, इनका दबदबा था। इसलिए जब ये चार्टर लाया गया तो उस चार्टर के ऊपर भी ये प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। और चार्टर को लाने के लिए संसद में जब बहस हुई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बहुत से ऐसे पार्लियामेंटेरियंस थे जो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को समाप्त कर दिया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्ति क्राउन के हाथों में आ जाए। इस पर मतदान भी हुआ, लेकिन बहुमत इसके पक्ष में नहीं था, इसलिए कंपनी का शासन समाप्त नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में जब संसद में बहस हुई लेकिन कंपनी की शक्ति को समाप्त ना करने का निर्णय लिया गया, तो उसके पीछे भी दो बड़े अहम किरदार थे। इसके ऊपर जो उपयोगितावादी प्रभाव और साथ साथ लेसेस फेयर का क्या अर्थ है, इसको समझ लीजिए। लेसेस फेयर ये है वो विचारधारा जो मानव की प्रतिष्ठा, मानव की गरिमा, मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता का समर्थन करती है, उसको कहते हैं लेसेस फेयर। तो उस समय यूरोप में ऐसी विचारधारा थी जो मनुष्य की गरिमा, प्रतिष्ठा और की स्वतंत्रता का समर्थन करती थी। तो इसका प्रभाव इस एक्ट पर दिखाई पड़ता है। और जब ये एक्ट बनाया गया तो इस एक्ट पर दो लोगों का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। एक तो लॉर्ड मैकाले जो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव थे, और दूसरे जेम्स मिल
जेम्स मिल एक प्रमुख इतिहासकार थे और ये जर्मी बेंथम के शिष्य थे। जर्मी बेंथम स्वयं एक फिलासफर था जो उपयोगितावादी चिंतक था, तो उसके शिष्य होने के नाते जेम्स मिल उपयोगितावादी विचार का समर्थन कर रहे थे। तो जेम्स मिल जो पेशे से एक इतिहासकार और ये जर्मी बेंथम के शिष्य थे, तो इन दोनों का प्रभाव इस एक्ट पर साफ दिखाई पड़ता है। इस बात को समझ गए? तो ऐसी परिस्थितियों में 1833 में यह एक्ट लाया गया। अब इस एक्ट के प्राविधान क्या थे, इनको देखिए। 1833 के चार्टर एक्ट के मुख्य प्रावधान, उसके महत्वपूर्ण जो प्राविधान थे वो इस तरह थे। पहला, आपको बताया था कि संसद में महज चल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त अधिकार समाप्त किए जाएं। तो समस्त अधिकार तो नहीं समाप्त किए गए, लेकिन उसका व्यापारिक एक अधिकार जो बचा हुआ था, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, वो छीन लिया गया। तो पहला, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण केवल प्रशासनिक और राजनैतिक अधिकार पर रहा। प्रशासनिक व राजनीतिक, इस क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रहा, व्यापारिक अधिकार उसका समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह अधिकार का केंद्रीकरण हो गया। कंपनी का जो लाभांश था उसको 10.5 कर दिया गया। कंपनी का लाभांश 10.5% वार्षिक। ओके। दूसरा, कंपनी का प्रभाव आने वाले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का प्रभाव आगामी 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट और बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत स्थित ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल हो गया। पूरे भारत का ब्रिटिश साम्राज्य उसके अधीन ला दिया गया। पहले आपने देखा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर लाए गए थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा भारत स्थित संपूर्ण साम्राज्य के ऊपर जितना भी ब्रिटिश साम्राज्य था उसका पूरे प्रांत का अधिकार किसके हाथों में आ गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में, और उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ओके, तो इस प्रकार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसे कहा जाने लगा। तो इस तरह इस एक्ट के द्वारा देश की जो पूरी प्रशासनिक प्रणाली थी उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। सारी शक्ति किसके हाथ में आ गई? गवर्नर के हाथ में आ गई। तो इस प्रकार प्रशासन का केंद्रीकरण हो गया। और अब भारत के लिए जो सभी प्रकार के कानून थे उनको बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के हाथों में आ गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को भारत स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और असैनिक मामलों के निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशित करने का अधिकार मिल गया। अब इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि जितने भी कर थे वो गवर्नर जनरल के द्वारा लगाए जाने लगे। गवर्नर जनरल सभी प्रकार के करों को लागू कर सकता था। सपरिषद गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वो किसी भी प्रकार के कर लागू कर सकता था। गवर्नर जनरल को भारत के प्रशासन और वित्त संबंधी मामलों का पूरा अधिकार प्राप्त हो गया। मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो कानून बनाती थी उसे अधिनियम कहा जाता था। पहले
जो कानून गवर्नर जनरल की परिषद बनाती थी उसको रेगुलेशन कहते थे। पहले जो कानून बनते थे उनको विनियम कहा जाता था, रेगुलेशन कहा जाता था, अब उन्हें अधिनियम कहा जाने लगा। ओके, तो जब गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया तो इससे क्या हुआ कि कानूनों में एक रूपता आ गई। पहले ऐसा नहीं था। पहले पूरे भारत में 5 प्रकार के कानून चलते थे। बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि पूरे भारत में विभिन्न, एक ही अपराध के लिए भिन्न भिन्न सजाएं होती थी, भिन्न भिन्न नियम थे। जैसे पूरे भारत में जो 5 प्रकार के कानून थे उसमें एक तो वो कानून जो ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर के रूप में भारत को भेजे जाते थे। दूसरे वो कानून जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनाती थी। तीसरे वो कानून जो उच्चतम न्यायालय निर्देश के रूप में जारी करती थी। और चौथा और पांचवा वो कानून होते थे जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर बना करके अपने क्षेत्र में लागू करते थे। तो भारत में 5 प्रकार के कानून चल रहे थे। अच्छा, फौजदारी कानून में भी बहुत अच्छे प्रकार से सुपरिभाषित कानून नहीं थे। कई बार एक अपराध की सजा एक स्थान पर दूसरी, दूसरे स्थान पर दूसरी होती थी। जैसे उस समय जो एक प्रकार का एक उदाहरण दीजिए, जैसे एक बड़ा मज़ेदार उदाहरण है, जैसे बंगाल में जालसाजी का जो दंड था वो झूठ बोलने से अधिक था। बम्बई में जो झूठ बोलने का दंड था वो मद्रास में झूठ बोलने के दंड से 2 गुना था। तो इस तरह ब्रिटिश शासित क्षेत्र में ही एक जैसे अपराध के लिए सजाएं अलग अलग थी। तो इस चीज़ को, जो न्यायिक विषमता थी, इसको दूर किया गया इस एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बना सकती थी, लेकिन कुछ उसके ऊपर प्रतिबंध भी थे। जैसे वो कंपनी के संविधान में संशोधन नहीं कर सकती थी, जो चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद जारी करती थी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती थी, जो म्यूटिनी एक्ट थी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती थी। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे। शेष गवर्नर और उसकी परिषद भारत के लिए कानून बनाने के लिए पूरी तरह से एम्पावर कर दी गई। 1833 का जो एक्ट आया जिसमें कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, याद करिए 1813 के एक्ट में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में सदस्यों की संख्या 3 हो गई थी। याद आया? इस एक्ट में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। अब गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 हो गई। इन 4 सदस्यों की सहमति से वो कानून बनाता था। एक सदस्य जो रखा गया उसको प्रोफेशनल एडवाइस देने के लिए रखा गया, विधिक सहायता देने के लिए रखा गया। और पहला व्यक्ति जो विधि सचिव के रूप में रखा गया वो था लॉर्ड मैकाले। विधि सचिव के रूप में एक सदस्य को गवर्नर की काउंसिल में रखा गया। शुरू में ये प्रावधान था कि कानून बनाने वाली जो बैठकें हैं उसमें विधि सचिव भाग लेगा, लेकिन बाद में डायरेक्टर्स ने ये नियम बना दिया कि उसे सामान्य बैठकों में भी भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो वो प्रोफेशनल एडवाइस देता था, कानून बनाने में सहायता करता था। इस प्रकार विधि सचिव जो होता था वो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में काम करने लगा। और पहला विधि सचिव किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। इस एक्ट के द्वारा अगला प्रावधान क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा जो भारतीय कानून थे उन कानूनों को संहिताबद्ध करने, लिपिबद्ध करने और उनको सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। एक ला कमीशन बनाया गया जो भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करता, उन्हें संहिताबद्ध करता और उन्हें सुधारने के लिए भी अपनी राय देता। और 1833 के एक्ट के प्रावधान के अनुसार 1834 में एक ला कमीशन बनाया गया और उस ला कमीशन का जो चेयरमैन था वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा होने वाले 2 महत्वपूर्ण और परिवर्तन थे। कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनका दबदबा, उनका प्रभाव कम कर दिया गया और भारत में जो दास प्रथा थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। दासता की प्रथा को रोका गया और इस
एक्ट का 1833 एक्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण सुधार ये था कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने योग्यता के आधार पर नियुक्ति को मान्यता दी। इस एक्ट में प्रावधान था कि सरकारी जो सेवा है उनमें विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्तियों में किसी प्रकार जाति, धर्म, रंग या वर्ग का भेदभाव नहीं किया जाएगा। योग्यता के आधार पर अर्थात उपयुक्तता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति को मान्यता दी गई। तो एक प्रकार से कानून का शासन चालू हुआ, योग्यता के आधार पर नियुक्तियों के लिए मान्यता दी गई। लेकिन इसको ध्यान में रखना, ये प्रावधान तो किया गया कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ओके, आने वाले दिनों में भी जो उच्च पद थे उन उच्च पदों पर उन्हीं की नियुक्ति होती थी, खास करके ऐसे पद जिनका वेतन 500 पाउंड से वार्षिक रूप से अधिक था, उन पर कोविनेंटेड लोगों को ही नियुक्ति दी जाती थी। यह प्रावधान 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसकी अधिनियम की धारा 87 के अनुसार था। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अधिनियम की धारा 87। इस 87 क्लास के आधार पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान कर दिया गया था। 1833 के एक्ट के दो बड़े और बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजंस थे। पहला, 1833 के एक्ट द्वारा ये कहा गया कि कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, कंपनी के पास प्रशासनिक दायित्व तो रहेंगे, राजनीतिक दायित्व रहेंगे, और कंपनी का जो समस्त भारत का प्रशासन और भू क्षेत्र है वो किसका माना गया? जो ब्रिटेन की राजनी थी, ब्रिटेन का जो राज परिवार था, उसका दायित्व, उसका स्वामित्व भारत के समस्त भूभाग पर होगा। ये पहली बार मान्यता दी गई कि कंपनी का समस्त भू क्षेत्र किसके अधीन होगा? ब्रिटेन की साम्राज्ञी और ब्रिटिश शाही परिवार के अंडर में। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था, इस एक्ट के द्वारा जो सिविल सर्विस थी वो भारतीयों के लिए खोली गई। मैंने आपको बताया कि 1833 के द्वारा एक प्रोविजन किया गया था कि किसी भी प्रकार का रंग और वर्ग का भेद, जाति का भेद प्रशासनिक सेवाओं के लिए या सरकारी सेवाओं के लिए नहीं किया जाएगा। तो इस आधार पर जो सिविल सर्विस थी उसके दरवाजे भारतीयों के लिए भी खोले गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके विरोध के कारण सिविल सर्विसेज के दरवाजे भारतीयों के लिए उस समय नहीं खुल पाए। तो शुरुआत तो हुई थी इसकी, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो ये प्रमुख प्राविधान थे 1833 एक्ट के, जिसके द्वारा प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। जो न्यायिक प्रणाली थी उसमें समानता स्थापित की गई। जो उसमें विषमता थी उस विषमता को दूर करके सपर्षद गवर्नर जनरल को एम्पावर कर दिया गया कि वो कानून बना सके। इस एक्ट में प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा भारत स्थित समस्त ब्रिटिश क्षेत्र का गवर्नर एक हो गया। इसीलिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो कई लोग अलग अलग उत्तर देते हैं। लेकिन इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि 1833 के बाद ही जिस गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की मान्यता दी गई वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कई लोग ये भूल कर देते हैं, उसको वारेन हेस्टिंग कहते हैं। वारेन हेस्टिंग क्या था? वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बम्बई, मद्रास इन प्रेसिडेंसी के गवर्नर उसके साथ जोड़ दिए गए थे, और बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया था। पहली बार ये सुधार किया गया और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ओके, तो मित्रों
आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देंगे। चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स, मिलते हैं अगले एक्ट के साथ।